हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज करेंगे क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 बल तथा गति के नियम वाला। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम पढ़कर आ चुके थे कहाँ तक कि बलों के प्रकार तक हमने पढ़ लिया था। संतुलित बल है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? बलों के प्रकार, संतुलित, असंतुलित। ये बच्चों पिछले लेक्चर में हम पढ़कर आ चुके हैं कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होगा। ठीक है, और आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? आज अपना बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जड़त्व। बच्चों जड़त्व क्या होता है कि अगर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में है, समझना ध्यान से कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। वस्तु की उसी प्रवृत्ति में बने रहने की स्थिति को हम कहते हैं जड़त्व। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु अपनी उसी अवस्था में बनी रहेगी, या तो विराम की या गति की, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों, जड़त्व क्या होता है कि किसी वस्तु के विराम अवस्था में बने रहने या एक समान वेग से गतिमान रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु के विराम या गतिशील अवस्था में, किसी वस्तु के विराम अथवा गतिशील वेग, किसी वस्तु के विराम अथवा गतिशील वेग में रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आया कि जड़त्व किसी वस्तु के विराम या गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपकी क्लियर? और इसमें आप बोल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। ऐसे लिखते हैं, लिखें किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है बच्चों, कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। जड़त्व बच्चों आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला विराम का जड़त्व, सेकंड गति का जड़त्व। आप बच्चों जल्दी आप इसे नोट करिए कहीं पर या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम समझाते हैं कि विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे अपने इसके बारे में कि विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व क्या होता है। बच्चों जैसे आप नाम से भी समझ पा रहे हैं कि विराम का जड़त्व,
यानी कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और वह उसी अवस्था में बनी बनी रही है, यानी कि उसके अवस्था में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो बच्चों वो होगा विराम का जड़त्व। और गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है और उसकी परिवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि अवस्था में उसकी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, गति में है और गति में ही जा रही है, तो बच्चों वो होगा गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व होगा कि किसी वस्तु, यदि कोई वस्तु क्या हो बच्चों, विराम अवस्था में स्थित, विराम अवस्था में स्थित वस्तु, विराम अवस्था में स्थित किसी वस्तु के विराम में बने रहने की प्रवृत्ति को विराम का जड़त्व कहते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर बच्चों? ये होगा आपका विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व होगा गति का जड़त्व होगा कि विराम गति अवस्था में स्थित किसी वस्तु के गति में बने रहने की प्रवृत्ति को गति का जड़त्व कहते हैं। गतिक अवस्था में स्थित किसी वस्तु के गतिक अवस्था में स्थित किसी वस्तु के गतिक अवस्था में स्थित किसी वस्तु के गतिक अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति को गति का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व कहते हैं। इसे आप बच्चों फटाफट नोट करेंगे, आसान है, इसमें इतना कुछ है भी नहीं जड़त्व में। फिर आगे चलते हैं अपने जल्दी करो बच्चों। अब आगे पढ़ेंगे हम संवेग। संवेग क्या होता है बच्चों? कि संवेग होता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि उसका भार कितना है और वेग यानी कि किस वेग से चल रही है वो, उसके गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। कि क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित, जो P बराबर mv, ठीक है। m क्या है? आपका मास यानी कि द्रव्यमान, और वेग ये क्या है? v आपका बच्चों वेग, और P क्या है आपका? संवेग। इसे आप नोट करेंगे, फिर आगे आपको बताते हैं कौन सी राशि है और इसके मात्रक क्या क्या है। जल्दी करो बच्चों, कर लिया? अब बच्चों
अब वेग कैसी राशि थी, वेग थी एक सदिश राशि, तो पी भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगी। पी भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगी। संवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। और बच्चों इसमें ध्यान रखने की बात है, जो संवेग की दिशा होगी, जो वेग की दिशा होती है वही संवेग की दिशा होती है, ठीक है। यानी जो वेग की दिशा होती है, संवेग की दिशा भी वही होती है। तो आप इसमें लिख भी सकते हैं कि संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की होती है, ठीक है। अब मात्रक की बात आई। अब सर मात्रक बताओ, मात्रक क्या होता है। अब बच्चों क्या आप यहां से एम ई जो आपको दिया हुआ है फॉर्मूले में, अब आप यहां से आप इसका मात्रक नहीं बना सकते। मात्रक यहां से बना सकते हो कि नहीं भाई। मास है यानी कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अगर मैं इसके एसआई पद्धति में बात करूं, अगर बच्चों इसकी एसआई पद्धति में बात करूं तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक बच्चों मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया इसका एक तो मात्रक क्या होता है। और बच्चों या एक और मात्रक बता सकते हो आप इसका, न्यूटन की। अगर मैं न्यूटन की फॉर्म में इसका मात्रक लिखूं तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि न्यूटन की फॉर्म में इसका मात्रक क्या होगा। नहीं पता, मैं ही लिख देता हूं न्यूटन सेकंड। ये इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, ठीक है। संवेग सदिश राशि है, संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की होगी। ऐसा ही पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है या न्यूटन सेकंड होता है इसका मात्रक संवेग का। ये आपने लिख लिया। अच्छा तो जो ये हम मात्रक लिखते हैं कि मात्रक बताते हैं कि सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। ये मुझे कोई बच्चा बता सकते हैं कि क्या होता है सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एक एसआई। बच्चों बच्चों हमारे पास चार पद्धति होती है ये वाली, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एक एसआई, यानी कि कह दो कि इन सब की फादर जो अब चल रही है लगभग ये वाली। एमके एक काम करो, आप इनके बारे में घर से पढ़कर आएंगे, ठीक है। बता तो मैं भी सकता हूँ आपको, बट ये आपकी क्लास में क्या है, ये 11th क्लास में जाकर आपको पढ़नी पड़ेगी। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई ये 11th क्लास में आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो कि एम क्या है यहाँ पर, के क्या है, एस क्या है, सी जी एस क्या है, एफपीएस क्या है। ये मैं बता दूं बच्चों आपको, एम यहाँ पर होगा मीटर, किलोग्राम, सेकंड वाली पद्धति। दूसरी जो है सीजीएस, सी है बच्चों आपकी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड वाली पद्धति। एफपीएस, एफपीएस हो बच्चों फीट, यानी कि फुट बोलते हैं ना, फुट, पाउंड और सेकंड वाली पद्धति। ऐसा ही जो हम पढ़ गए अभी लिखाएंगे, ऐसा ही मात्रक हमारा ये होता है, ठीक है। चलो खैर, ये तो 11th क्लास की बात हो गई। अपने वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने पढ़ा संवेग पढ़ लिया हमने, अब आगे पढ़ते हैं अपना बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपना आगे अब बच्चों पढ़ते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। अब
अगर किसी बच्चे को पता हो, कोई इतना बुद्धिमान छात्र या छात्रा हो, तो मुझे बता सकते हैं कि संरक्षण संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है। बता सकता है बच्चों कोई, या ये भी मैं बताऊं? नहीं बता। इसमें क्या होगा बच्चों, संवेग संरक्षण, यानी कि संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि बचा हुआ रहता है। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि यदि दो पिंड हैं और उनके आपस में टक्कर करा दी जाए, तो जो पिंड का टक्कर से पहले का संवेग होगा और जो पिंडों का टक्कर से बाद का संवेग होगा वो बराबर होगा, यानी कि वो संरक्षित रहेगा। क्या बोलता है कि यदि दो पिंड हमारे पास, उन दो पिंड की हम आपस में टक्कर करा दें, तो जो उन पिंडों का टक्कर से पहले का संवेग था और जो उन पिंडों का टक्कर के बाद का संवेग है वो बराबर रहता है, तो वो बोलता है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पिंड आपस में टकराते हैं तो उनका संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। अर्थात आप इसके और डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये तो ये बच्चों की, जब दो से अधिक पिंड आपस में टकराते हैं तो उनका संवेग संरक्षित रहता है। या आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, जो मैंने आपको अभी पहले बताई है। क्या बताई है कि यदि टक्कर से पहले, क्या बोलता है कि टक्कर से पहले पिंडों का संवेग, टक्कर से पहले पिंडों का संवेग और टक्कर के पश्चात पिंडों का संवेग बराबर होता है, बराबर होता है। ये आप लिखेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, आज के लिए इतने रखिए, आगे और पढ़ना है बच्चों। आगे पढ़ना है या इतने रखे? चलो एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं आज, उसके बाद आज के लिए इतना रखेंगे हम। एक डेफिनेशन और पढ़ ले, छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन बच्चों हमारी, बल आवेग, बल आवेग। ठीक है, नाम में भी बल आ रहा है इसके, है ना? नाम में भी क्या है, बल आ रहा है। अब बच्चों इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं बल आवेग की, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखने की जरूरत। क्या लिखेंगे? बल तथा समय के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं।
ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? बल आवेग क्या होता है कि बल तथा समय के गुणनफल को बल आवेग कहते हैं। ठीक है, और कैसी राशि होगी? कैसी राशि होगी बताओ बच्चों? नहीं पता? ये बच्चे एक सदिश राशि है। कौन सी राशि? सदिश राशि है, जिसकी दिशा बल की दिशा में होगी। और इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, हाँ एक चीज और लिख लो कि इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर बल गुना समय। यदि समय डेल्टा टी हो तो आई बराबर बल गुना समय सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। मात्रक बच्चों इसका होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक होता है सेकंड। ये बच्चों इसका मात्रक होगा। एक और मात्रक होता है, वो आप लिखेंगे खुद से। ठीक है, आज के लिए हम इतने रखते हैं बल आवेग तक, और अगले लेक्चर में इसे जहां तक उम्मीद है कि इसे चैप्टर को खत्म ही कर देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इस वाले चैप्टर को लगभग सारा खत्म सही कर देंगे। ठीक है, कोई फालतू की चीज ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि जो आपके काम ना आए। सारी की सारी वही पढ़ाई जाएगी जो आपके काम आएगी। ठीक है, 11th में भी काम आएगी। 9th वाला अधिकतर जो आपका फिजिक्स का सिलेबस होगा ना, जो पढ़ोगे आप 9th में, वो अधिकतर 11th क्लास में मिलेगा आपको। आप देख लेना, याद रखना मेरी बात, 11th क्लास में अधिकतर मिलेगा आपको ये वाला। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर कर दे करो यार, ऐसा मत करो। ओके चलो, पढ़ते रहिए।